नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 8 मई 2020। आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तम वैल्यू स्टील स्टॉक के बारे में। इसकी हम न्यूज़ देखेंगे जो निकल के आ रही है कि इसका जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूवल हो गया है। एनसीएलटी ने इसका जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको अप्रूवल कर दिया। तो उस न्यूज़ को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आपको अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, क्योंकि अभी ये 5 दिन से लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मैंने बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियो देखी जो बोल रहे हैं अगला आलोक इंडस्ट्री है, इसका नेक्स्ट टारगेट है 5,000 या 500 रुपये। तो हम उन सभी को डिटेल में एनालाइज करेंगे कि इसकी असली सच्चाई क्या है, उसको जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपको इसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करें और करना है कि नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी जो न्यूज़ निकल के आ रही रिजोल्यूशन प्लान को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं। एनसीएलटी अप्रूव्स रिजोल्यूशन प्लान फॉर उत्तम गालवा मेटलिक्स एंड उत्तम वैल्यू स्टील। मतलब ये दोनों कंपनी का जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है। और ये पहली बार हुआ है कि दो कंपनी का जो रेजोल्यूशन है वो एक साथ होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं अब और आगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो जो एनसीएलटी है उसने अप्रूवल कर दिया रेजोल्यूशन प्लान का, किसके लिए? उत्तम गाल्वा मेटलिक्स लिमिटेड एंड उत्तम वैल्यू स्टील के लिमिटेड अप्रूवल दे दिया है, जिसे न्यूयॉर्क स्थित गालवाल इन्वेस्टर्स एलएलपी के नेतृत्व में कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था इस अप्रूवल प्लान को, जिसे एनसीएलटी ने क्या अप्रूवल दे दिया इस रेजोल्यूशन प्लान को। तो चलिए अब आगे देख लेते। इतना तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि एनसीएलटी ने रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल दे दिया, जो कि सबमिट किया गया था किसके द्वारा? न्यूयॉर्क में स्थित गालवाल इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। रेजोल्यूशन प्लान इन्वॉल्व्स अ मिक्स ऑफ एन अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट। तो इस रेजोल्यूशन प्लान में इन्वॉल्व क्या क्या रहेगा? एक इन्वॉल्व रहेगा इसमें अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट, डिफर्ड एंड कॉन्टिजेंट पेमेंट टू द फाइनेंशियल क्रेडिट बॉट ₹1578 करोड़ एंड ₹1078 करोड़। तो हम रिस्पेक्टिवली, तो अब इसको आराम से समझते इजी लैंग्वेज में तो हम लोग समझेंगे। अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट होती क्या? ये अमाउंट होती है कि जो कंपनी है, जो बोरोअर है, मतलब बैंक से जिसने लोन लिया है, वो बैंक को एक ही बार में अपना कर्ज चुकता करने के लिए ऑफर करता है। बैंक उस ऑफर के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जो बोरोवर से जो लोन लिया था उससे कम राशि देता है बैंक को, लेकिन बैंक उस स्कीम के लिए भी राजी हो जाता है कि स्कीम रहती है पूरी। अभी हम लोग उसको डिटेल में पीछे समझेंगे। जैसे आलोक इंडस्ट्री में हुआ था, उन लोगों ने इक्विटी शेयर दे दिए थे लेंडर्स को अपने। इसकी भी बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो इसी अमाउंट को क्या बोलते हैं? अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट। तो अब आप समझ गए होंगे अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट क्या होता है। अब समझेंगे कॉन्टिजेंट पेमेंट्स क्या होती हैं, तो इनको अब डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए पेमेंट्स को समझते हैं। ये होती क्या है? तो ये होती है कि जो ये पेमेंट होती है विच मीन्स द पेमेंट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट और लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब ये डिपेंड होती है पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर या तो फिर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर डिपेंड होती है क्या? कॉन्टिजेंट पेमेंट। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। जैसे एक लॉयर है, उसने अपनी क्या कॉन्टिजेंसी पेमेंट अपनी सेट करके रखी है। उस लॉयर को ये पेमेंट तभी मिलेगी तब वो अपने क्लाइंट का जो केस है वो जीत जाएगा, तो वो क्लाइंट को इस पेमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर नहीं जीतता ये लॉयर इस केस को, तो वो पेमेंट उसको नहीं मिलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंट पेमेंट। एक एग्जांपल देके भी समझा दिया सरल लैंग्वेज में कि ये भी हमने दोनों पेमेंट समझ लिया, अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट एंड डिफर्ड एंड कॉन्टिजेंट पेमेंट को, दोनों को समझ लिया। तो जो अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट है इस कंपनी की वो है अप्रॉक्स 1567 करोड़ रुपीज़। वहीं इसकी जो कॉन्टिजेंट पेमेंट है वो है अप्रॉक्स 1078 करोड़ रुपीज़ क्रमशः। अब आगे देख लेते हैं। तो जो इसका उत्तम मेटेलिक और उत्तम वैल्यू स्टील है, तो इसकी जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है वो किसने इनिशिएट की थी? वो इनिशिएट की थी लेंडर्स ने, जिनका लीडर कौन था? एसबीआई इन सभी का लीडर्स था। ये पीएसयू बैंक है, एसबीआई इन सभी का क्या लीडर था किसमें? इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। तो जो लेंडर्स थे सभी एसबीआई और बहुत सारे बैंक थे, पंजाब नेशनल बैंक और भी बहुत, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी बैंक थे। तो जो लेंडर्स थे वो उत्तम मेटालिक्स से कितने का क्लेम कर रहे थे? अप्रॉक्स आप 4263 करोड़ रुपीज़ का, of which rupees 4176 करोड़ रुपीज़ बहुत एडमिटेड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशन। मतलब इतनी अमाउंट 4176 करोड़ रुपीज़ ये एडमिटेड की गई थी किसके? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा। मतलब इतनी मान्यता दी गई थी लेंडर्स की, जो क्लेम कर रहे थे इतनी वैल्यू को, इतनी की मान्यता दी गई थी रिजोल्यूशन प्लान के अनुसार। और आगे देख लेते हैं। तो जो उत्तम वैल्यू स्टील थी उस पर लेंडर्स टोटल क्लेम कर रहे थे अप्रॉक्स 3014 करोड़ रुपीज़। तो अब आप दोनों की वैल्यू समझ ली होगी कि कितना कितना क्लेम कर रहे थे लेंडर्स। इसका जो क्लेम कर रहे थे वो कर रहे थे 4263 करोड़ रुपीज़ मेटेलिक्स का, वही स्टील का क्लेम कर रहे थे अप्रॉक्स 3014 करोड़ रुपीज़। अब चलिए आगे देख लेते हैं। वैल्यू को तो देख ले, अब आगे देख लेते हैं। वही सेपरेटली एक डीएचएस बैंक है,
उस बैंक है वो इनिशिएट कर रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अगेंस्ट उत्तम गाल्वा स्टील लिमिटेड। ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि इसने उत्तम गाल्वा लिमिटेड क्योंकि ये उत्तम गाल्वा स्टील लिमिटेड ने इसकी पेमेंट किसकी ड्यूस बैंक की पेमेंट को डिफ़ॉल्ट कर दिया था। डिफ़ॉल्ट ऑन द सर्टेन पेमेंट अंडर द क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट के अंडर उसने उसकी पेमेंट को डिफ़ॉल्ट कर दिया था, जिस कारण से बैंक इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस इनिशिएट कर रहा है और इसकी सुनवाई अभी चल रही है। एनसीएलटी कर रही है कहाँ? मुंबई में। अब चलिए रेजोल्यूशन का प्लान हुआ उसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तम मेटलिक्स लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। तो एन अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट ऑफ ₹350 करोड़, मतलब अपफ्रंट सेटलमेंट की अमाउंट रहेगी वो रहेगी 350 करोड़ रुपीज़। मतलब जो बोरोअर है उत्तम मेटलिक की बैंक को ऑफर कर रहा है सेटलमेंट करने के लिए कितने 350 करोड़ रुपीज़ में, और इधर पे बैंक भी लेंडर्स भी राजी होगा इतने पे सेटलमेंट करने के लिए। अब आप समझ गए होंगे अब अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट क्या होती है। अब इक्विटी इन्फ्यूजन को समझते हैं। इक्विटी इन्फ्यूजन होता है क्या? कितने रुपीज़ का? ये है 60 करोड़ रुपीज़ का इक्विटी इन्फ्यूजन। कैश इन्फ्यूजन जैसे जैसे गवर्नमेंट इकोनॉमी में कैश इन्फ्यूज करती है उसी तरह से कंपनी इक्विटी इन्फ्यूज करेगी, मतलब नए शेयर्स को इशू करेगी और अपने जो लैंडर्स हैं उनको एक ऑफर करेगी कि इतने पे आप हमारे शेयर को परचेस कर लीजिए। तो इसको बोलते हैं इक्विटी इन्फ्यूजन। कितने रुपीज़ का करेगी? 60 करोड़ रुपीज़ का करेगी। मतलब पहले करेगी क्या? अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट वो कितने का करेगी? 350 करोड़ रुपीज़ का। और दूसरा इक्विटी इन्फ्यूजन करेगी 60 करोड़ रुपीज़ का। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उत्तम मेटलिक्स। अभी हम उत्तम बी स्टील की बात नहीं कर रहे, अभी हम उत्तम मेटलिक्स की बात कर रहे हैं। अब चलिए और आगे देख लेते हैं। 5% इक्विटी पार्टिसिपेशन, मतलब और क्या करेगी? 5% का इक्विटी पार्टिसिपेशन करेगी अभी। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट को समझते हैं। इसमें दिया है कि डिफर्ड पेमेंट टू क्रेडिटर्स बहुत ₹700 करोड़ रुपीज़, मतलब ये डिफर्ड पेमेंट करेगा 700 करोड़ रुपीज़ की। वहीं कॉन्टिजेंट पेमेंट करेगा अप्रॉक्स 450-600 करोड़ रुपीज़ की, जो कि डिपेंड किसके ऊपर रहेगी? तो चलिए देखते किसके ऊपर ये डिपेंड रहेगी। रहेगी किसके ऊपर? ट्रेड मेगा इंटेंसिव रिलीवेबल्स एंड रिकवरेबल्स अमाउंट फ्रॉम द एडवांस एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग, मतलब ये इंटेंसिव रिलीवेबल्स एंड रिकवरेबल्स अमाउंट पे डिपेंड रहेगी। कौन? कॉन्टिजेंट पेमेंट, जो कितनी की करेगा? अप्रॉक्स 456 करोड़ रुपीज़ की करेगी। कौन? उत्तम मेटेलिक्स। अब चलिए सेकंड पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे कि ये डिफर्ड पेमेंट करेगा अप्रॉक्स 700 करोड़ रुपीज़ की। अगर आपको डिफर्ड पेमेंट नहीं पता दोस्तों तो मैं शॉर्ट में इसको समझाना चाहूँगा कि ये होता है कि देते हैं। तो ये एग्रीमेंट होता है लेंडर्स और बोरोअर्स के बीच में, जिसमें लेंडर्स अलाउ कर देते हैं बोरोअर्स को उसकी गुड्स की अधिकार दे देते हैं और उनको यूज़ करने के लिए अलाउ कर देते हैं, और उनकी जो पेमेंट है वो बाद में फ्यूचर में वो पेमेंट करते हैं। तो चलिए अब आप सेकंड पॉइंट को भी समझ गए होंगे। डिफर्ड पेमेंट हम लोग ने समझ ली कि जो लैंडर्स हैं बोरोअर्स को अलाउ कर देते हैं कि उनकी जो गुड्स हैं, जो बोरोअर्स की गुड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं एसेट्स वगैरह को, और उनकी जो पेमेंट बाद में वो बोरोअर्स को चुकता कर सकते हैं। वो कितने की है? अप्रॉक्स 700 करोड़ रुपीज़ की। तो चलिए थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल विल बी वाइप्ड आउट, मतलब जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है और प्रेफरेंस कैपिटल है वो वाइप्ड आउट हो जाएगी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि जो इक्विटी शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हैं और प्रेफरेंस कैपिटल है वो वाइप्ड आउट हो जाएगी। तो ये रेजोल्यूशन प्लान्स की डिटेल है, थोड़ी थोड़ी अब इतनी ही पता है तो मैंने आपको इतना ही बता दिया। फर्स्ट पॉइंट में है कि अनसेटल फर्स्ट पॉइंट में है कि अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट होगी 350 करोड़ रुपीज़ की, वहीं इक्विटी इन्फ्यूजन होगा 60 करोड़ रुपीज़ का, वहीं 5% इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा। वहीं सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें डिफर्ड पेमेंट रहेगी क्रेडिटर्स को अप्रॉक्स 700 करोड़ रुपीज़ की, वहीं कंटिजेंट पेमेंट रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स 456 करोड़ रुपीज़ की। वहीं थर्ड पॉइंट में कि एग्जिस्टिंग इक्विटी, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं और प्रेफरेंस कैपिटल है वो वाइप्ड आउट हो जाएगी। अब चलिए हम लोग ने अभी उत्तम मेटल्स के बारे में देख लिया, उसके रेजोल्यूशन प्लान्स की डिटेल को। अब उत्तम वैल्यू स्टील के रेजोल्यूशन प्लान की डिटेल को देख लेते हैं। तो इसकी जो अपफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स 257 करोड़ रुपीज़ की, वहीं इक्विटी इन्फ्यूजन होगा इसमें अप्रॉक्स 40 करोड़ रुपीज़ का, वहीं 5% इक्विटी पार्टिसिपेशन, दोनों में 5% का इक्विटी पार्टिसिपेशन रहेगा। वहीं सेकंड पॉइंट की बात करें तो डिफर्ड पेमेंट ऑफ ₹500 करोड़, मतलब डिफर्ड पेमेंट इसमें रहेगी 500 करोड़ रुपीज़ की, वहीं टोटल कॉन्टेंजेंट पेमेंट रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स 260 करोड़ रुपीज़ की। लेकिन इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो वाइप्ड आउट नहीं होंगे और प्रेफरेंस कैपिटल है वो भी वाइप्ड आउट नहीं होगी, मतलब आप इसमें भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जो उसकी बेड वैल्यू बताई थी हर वाले इन्वेस्टर्स ने बताई थी वो थी अप्रॉक्स 2300 करोड़ रुपीज़ की, विथ एन अपफ्रंट कैश पेमेंट कंपोनेंट ऑफ अराउंड, जो जिसमें क्या थी, जिसमें थी अपफ्रंट कैश पेमेंट कंपोनेंट्स कितने रुपीज़ के? अराउंड 800 करोड़ रुपीज़ के। तो हमने पीछे देख लिया कि जो कारवाल इन्वेस्टर्स ने इसकी जो बिड लगाई थी उसकी अमाउंट कितनी थी? 2300 करोड़ रुपीज़, जिसको अप्रूवल कर दिया था किसने? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी ने, लेड बाय एसबीआई, मतलब एसबीआई जो बैंक है उसके द्वारा लेड हुआ था ये।
चलिए अभी तक हमने जो उत्तम वैल्यू स्टील जो कंपनी है उसके रेवोल्यूशन प्लान को तो समझ लिया कैसा क्या है डिटेल में, लेकिन हम समझते हैं हो क्यों रहा इसका रेजोल्यूशन। तो इसका रेजोल्यूशन एक कारण से हो रहा क्योंकि इसकी जो बोरिंग्स है वो देख सकते हैं आप 2017 में अप्रॉक्स 1800 करोड़ रुपीज़ थी, वहीं 2018 में थी अप्रॉक्स 1414 करोड़ रुपीज़, और 2019 में इसकी जो बोरिंग्स हैं वो और बढ़ी, जिस कारण से ये अपनी बोरिंग चुकाने में असमर्थ है लैंडर्स को, जिस कारण से इसका रेजोल्यूशन प्लान हुआ था और इसको अप्रूवल मिल गया है। चलिए इसके हमने बोरिंग्स तो देख ली जिस कारण से इसका रेजोल्यूशन प्लान हो रहा। अब चलिए अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो इसका सितंबर क्वार्टर में जो लॉस था वो था अप्रॉक्स 11,155 करोड़ रुपये, जो कि दिसंबर क्वार्टर में अप्रॉक्स 2,000 बढ़ गया और हो गया अप्रॉक्स 13,128 करोड़ रुपीज़। तो देख सकते हैं इस कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इसके जो लॉस हैं वो बढ़ रहे थे और इसकी बोरिंग्स भी बढ़ रही थी। तो ये अपनी बोरिंग्स चुकाती कैसे, जिस कारण से लेंडर्स ने फैसला लिया कि इसका रेजोल्यूशन कराया जाए। रेजोल्यूशन प्लान को फिर बाद में एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इसका रेजोल्यूशन हुआ क्यों है, और रेजोल्यूशन प्लान की डिटेल्स को हम लोग ने पहले ही समझ लिया। इसकी अनफ्रंट सेटलमेंट अमाउंट और इसकी डिफर्ड पेमेंट हम लोग ने पहले ही समझ लिया। इक्विटी इन्फ्यूजन को भी समझ लिया कितना क्या है। तो चलिए अब इसके आज की ट्रेडिंग सेशन की याद कर लेते हैं। तो आज इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था अप्रॉक्स 35 पैसा, और इसमें अप्रॉक्स 0.05 पैसे का आप देखा कि, और अप्रॉक्स 16% का आप देखा कि, और आप देख सकते हैं इसमें अपर सर्किट सुबह से ही लग गया था अप्रॉक्स 10 बजे से उसमें अपर सर्किट लग गया था। और इसका जो अपर सर्किट अपर बैंड कितने रुपीज़ का था अप्रॉक्स 0.35 रुपीज़ का इसका अपर बैंड था। वहीं लोअर बैंड की बात करें अप्रॉक्स 0.25 रुपीज़ का इसका लोअर बैंड था। वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई था इसका, आज का ही है इसका 52 वीक हाई 8 मई का, वो है अप्रॉक्स 0.35 रुपीज़। मतलब जो लोग इसमें पहले से इन्वेस्टेड थे उन लोगों ने आज अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो लगातार 2-3 दिन से हम लोग को वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली। मतलब इसके जो वॉल्यूम है वो बड़े हैं लगातार 2-3 दिन से, मतलब लोग इसमें अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं क्योंकि लगातार 5-6 दिन से अपना अपर सर्किट मारा, जिस कारण से लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें परचेस कर रहे हैं, जिस कारण से इसकी जो अपर सर्किट दिन ब दिन लग रहा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपसे बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सभी वैल्यू शेयर्स की हैं। तो चलिए आज इसके जो टोटल जो शेयर्स का वॉल्यूम रहा वो रहा है अप्रॉक्स 15,41,84,425 शेयर्स आज टोटल ट्रेड हुए। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं, जिस कारण से इसमें अपर सर्किट लग गया। और वहीं बाय क्वान्टिटी देखें, मात्र जो बाय क्वान्टिटी रही वो रही अप्रॉक्स 3,30,07,356 करोड़ शेयर्स की इसकी ये बाय क्वान्टिटी रही। अब चलिए दोस्तों इसके टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसका टारगेट है अभी अगले आने वाले 2-3 महीने में इसका टारगेट हो सकता है अप्रॉक्स 80 पैसा इसका मेरा टारगेट रहेगा। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 80 पैसे को टारगेट बना के आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 80 पैसे से 1 रुपये के बिटवीन में टारगेट रहेगा आपका 2-3 महीने के बिटवीन में शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही है, अगर ये बढ़ा नहीं तो आपके जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पूरा आपका जीरो हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अप्रॉक्स 10 पैसे तक आ सकता है इसका जो अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया। अप्रॉक्स 35 पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका 10 पैसे तक अभी आ सकता है। ये आपका रिस्क है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आपको खोने के लिए बस 35 पैसा है, और अगर ये बढ़ गया तो आपको 1 रुपये तक भी जा सकता है, 80 पैसे तक भी जा सकता है, मतलब 2-3 गुना ज़्यादा आपका रिवॉर्ड दे सकता है। तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप अपने विवेक से काम लें, मतलब आपको जो इसमें लग रहा है वो आप सही करें। मेरा मानना है आप अपनी कैपिटल का मात्र 1 से 2% इसमें इन्वेस्टमेंट करें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर आप रिस्क ही लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है जैसे आप अभी इसमें अप्रॉक्स 3,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसके शेयर्स अलॉट होंगे, अप्रॉक्स 10,000 शेयर्स अलॉट होंगे। अगर इन शेयर्स की वैल्यू अप्रॉक्स 0.20 पैसा भी बढ़ती है तो आपको अप्रॉक्स 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इसमें रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है, रिस्क काफ़ी कम है। अप्रॉक्स आपको मात्र 35 पैसे का ही रिस्क है और रिवॉर्ड आपको मनचाहा मिल सकता है। तो मेरा मानना है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट आलोक इंडस्ट्री बनेगा, इसका टारगेट है 50 रुपये 500 रुपये, तो मेरा मानना है ये सभी न्यूज़ फेक है, क्योंकि अभी आलोक इंडस्ट्री का रेजोल्यूशन प्लान पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके जो न्यू शेयर्स अलॉट होने थे वो भी सब कुछ हो चुका है, मतलब इसका 5 साल के लिए इसकी डीलिस्टिंग नहीं होगी, ये लगातार चलता रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्री को ऑर्डर मिल गया कि इसकी जो 5 साल तक डीलिस्ट नहीं हो सकते आलोक इंडस्ट्री, जिस कारण से इसमें लगातार हमेशा अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ऐसे ही रुचि सोया में हुआ, उसका भी रेजोल्यूशन प्लान पूरा कंप्लीट हो गया और इसमें इक्विटी शेयर्स भी अलॉट हो चुके हैं, जिस कारण से उसमें भी अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि उत्तम वैल्यू स्टील में भी यही देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आप ऐसा सोच रहे हैं तो अभी मुश्किल है ऐसा देखना, क्योंकि अभी इसका रेजोल्यूशन प्लान की प्रोसेस बहुत लंबी है, अभी बहुत बाकी है। इसके जो अभी न्यूज़ शेयर्स अगर अलॉट होते हैं तो उनका अलॉट होना बाकी है। और अभी हमने पीछे देखा इसकी इक्विटी इन्फ्यूजन होगी इकोनॉमी में शेयर्स की, तो अप्रॉक्स 50 करोड़ रुपीज़ का वो होगा, तो उसमें भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा, जिस कारण से मेरा मानना है इसमें अभी बाय करना चाहते तो अपने रिस्क के ऊपर बाय कर सकते हैं।
मैं अभी इसमें अभी बाय नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी इसकी पूरी इक्विटी जो अलॉट होने वाली इक्विटी इन्फ्यूजन होने वाली है उस सभी को हो जाने दूंगा, उसके बाद मैं इसमें परचेस करूँगा। तो लोग बोल रहे हैं कि अभी इसमें आपको परचेस करने का मौका नहीं मिलेगा, अभी मिले तो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें तभी भी हम लोग को परचेस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग डरेंगे कि इसकी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कम ना हो जाए, ये ना हो जाए। अभी जो इसकी शेयर्स की वैल्यू अप्रॉक्स ₹0.35 चल रही, तो इसकी फेस वैल्यू कम ना हो जाए। लोग इस कारण से जैसा कि रुचि सोया में हुआ, तो लोग इसी कारण से उसमें डरेंगे, तो अपने शेयर्स बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आपको शेयर्स आराम से मिल जाएगा। तो मेरा मानना है, अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अब रोज़ाना ऐसी नई वीडियो लेके आता रहता हूँ, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ।